डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे मॉलिश टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट एंड मैनी मोर। तो शुरुआत करते हैं हम मॉलिश टेस्ट से। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मॉलिश टेस्ट का यूज़ हम कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए एज वेल एज प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। एक बार फिर से, मॉलिस टेस्ट का यूज़ हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए एज वेल एज मॉलिस टेस्ट का यूज़ करते हैं हम प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मॉलिस टेस्ट ये किस तरह यूज़ होता है और किन किन के लिए यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि इसका यूज़ किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, चाहे उसमें मोनोसेकेराइड हो, चाहे वो डाइसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड हो। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिश रिएजेंट क्या होता है। तो याद रखिए, मॉलिश रिएजेंट में हम 3 कंटेंट का यूज़ करते हैं। पहला होता है इसमें अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें इथाइल अल्कोहल, और स्मॉल अमाउंट में हम लेते हैं कंसंट्रेट एस्टोजोफोर। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थॉल, जिसका हम ओनली 2 से 3 ड्रॉप्स का ही यूज़ करते हैं, और यहाँ कंस एस्टोजोफोर को हम ओनली 1 ml तक यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम एक्वस कार्बोहाइड्रेट का सैंपल ले लेते हैं, और इसमें हम मॉलिश रिएजेंट, आपको पता है मॉलिश रिएजेंट क्या होता है, C2H5OH एंड अल्फा नेफ्थॉल, इन दोनों के मिक्सचर को हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब आपने इसमें डाल दिया, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब को अब इस पोजीशन में लेकर के आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा हम इसको तिरछा कर लेते हैं, टिल्टेड पोजीशन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कंस H2SO4 को अलोंग द साइड, यानी धीरे कर करके यहाँ से डालते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से डालते हैं। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये होल सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए कंस H2SO4 का सॉल्यूशन नीचे की तरफ होता है, और जो होल सॉल्यूशन था ये पूरा का पूरा ये ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के मिलने की जगह पर, यहाँ पर ये इसको बोलते हैं हम जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स, यहाँ पर एक वॉयलेट रिंग बन जाती है। ठीक है, इसको हम पर्पल रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, वॉयलेट रिंग या पर्पल रिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगर हम इस सॉल्यूशन को हिला देते हैं तो पूरा पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वॉयलेट कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिस टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर अल्फा नेफ्थॉल का फार्मूला ये है, ये अल्फा नेफ्थॉल। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इट कैन बी यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड। हम क्या करते हैं, प्रोटीन और एमिनो एसिड में डिफरेंस करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन ये टेस्ट देते हैं, एमिनो एसिड ये टेस्ट नहीं देते। आगे देखिए, प्रोटीन के टेस्ट के लिए, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम यूज़ कर सकते हैं मॉलिश टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, फिर आयोडीन टेस्ट, माइलन टेस्ट, मिलन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, फिर जेंथ्रो प्रोटिक्स टेस्ट। ठीक है, फिर है निनहाइड्रिन्स टेस्ट,
और फिर है हॉपकिंस कोल टेस्ट। तो समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, यह मॉलिस टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, हॉपकिंस कोल टेस्ट, ये सारे के सारे किसके लिए हैं? प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम मॉलिस टेस्ट पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बाईयूरेट टेस्ट। ठीक है, ये बाईयूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए यूज़ होता है। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर हम इस बाईयूरेट टेस्ट का यूज़ करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, बाईयूरेट का मतलब क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, बाईयूरेट, बाई का मतलब होता है टू, यूरेट का मतलब होता है यूरिया। इसमें 2 यूरिया पार्टिकल, मतलब यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CONH2, है ना? तो बाईयूरेट का मतलब होता है इसमें 2 यूरिया मॉलिक्यूल आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाईयूरेट। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये बाईयूरेट टेस्ट ये एक केमिकल टेस्ट होता है और इसका यूज़ करते हैं हम प्रोटीन के लिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड के प्रेजेंस को बताने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की प्रेजेंस को बताने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए हम इस बाईयूरेट टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, बाईयूरेट रिएजेंट क्या होता है? तो बाईयूरेट रिएजेंट जो रियल होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 डॉट XH2, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और फिर होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम रोशेल सॉल्ट बोलते हैं। अब इसमें ये किलेटिंग एजेंट रोशेल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्यों मिलाते हैं? तो याद रखिए, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक्ट्स एज किलेटिंग एजेंट, ये किलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है एंड स्टेबलाइज द कॉपर सेकेंड आयन। ये क्या करता है? कॉपर सेकेंड आयन को, यानी कि इसको क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। ये देखिए, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एक्ट्स एज किलेटिंग एजेंट एंड स्टेबलाइज द कॉपर सेकेंड आयन। हम ये भी कह सकते हैं इट हेल्प्स फॉर्मेशन ऑफ कीलेट, ये कीलेट को फॉर्म करने में हेल्प करता है। और दूसरी बात, इट स्टेबलाइज द C2 पॉजिटिव आयन, ये C2 पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, और इनकी वजह से ही वॉयलेट कलर या हमको ये बैंगनी रंग या पर्पल कलर हमको मिलता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आप 2 ml प्रोटीन लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें आप ये ड्रॉप्स ऑफ NaOH 2 ml मिला दो, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ड्रॉप्स मिला दो, या फिर 2 ml NaOH मिला दो। मिला दिया, इसके बाद अब आप क्या करोगे? 5 से 6 ड्रॉप्स CuSO4 की आप मिला दो, तो क्या होगा? वॉयलेट कलर या फिर पर्पल कलर आपको ऑब्टेंड हो जाएगा, जो इस बात को बताता है कि ये प्रोटीन है और इसमें ये पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको किस में पहले मिला रहे हैं। देखिए, इसमें तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोटीन लेंगे, या आपने प्रोटीन्स ले लिया, कितना लेना है? थोड़ा सा, यानी 2 ml करीब अपन ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके अंदर हम यहाँ से यहाँ पर इसमें 2 ml, ठीक है, इसके अंदर NaOH को मिक्स कर देंगे। फिर NaOH मिक्स करने के बाद हम इसमें यहाँ पर हम CuSO4 की 5 से 6 ड्रॉप्स डाल देंगे। ठीक, तो क्या होगा? पूरा सॉल्यूशन जो है ये
ये पर्पल कलर का हमको क्या हो जाएगा, या फिर वॉयलेट कलर का क्या हो जाएगा, हमको ऑप्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो ये बताता है कि इस कंपाउंड में पेप्टाइड बॉन्डिंग है, यानी कि CONH बॉन्डिंग है। ठीक है, क्या डियर, इसके अंदर CONH बॉन्डिंग है, या फिर इसको हम कह सकते हैं इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्डिंग है। और ये किस में होती है, प्रोटीन में, तो प्रोटीन की प्रेजेंस बता दी और CONH बॉन्डिंग की प्रेजेंस बता दी, जिसको हम लोग ने कहा पेप्टाइड बॉन्ड की इसने हमको प्रेजेंस बता दी। तो आपको कितना समझ में आ गया। चलिए हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर है ना टॉलेंस टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट उसको बार बार पूछा जाता है। होता ये है कि यहाँ पर ये मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और यहाँ पर डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज है। तो यहाँ पर ये देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और यहाँ पर माल्टोज एंड लैक्टोज, ये सभी टॉलेंस टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन सुक्रोज इसमें टॉलेंस टेस्ट एंड फैलिंग टेस्ट नहीं देता। अब बात आती है कि ये सभी जो है टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट देते हैं, मगर ये सुक्रोज ये टेस्ट क्यों नहीं देता। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है और बाकी के इन सभी में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट देते हैं। बाकी सुक्रोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए ये टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। अभी और क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट की। आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट इज एन एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए AgNH का ट्वाइस OH। ठीक है, आप AgNH का ट्वाइस अंदर लिखकर OH को आप बाहर भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप फिलहाल हम इसको इस तरह से इसको बता रहे हैं। आगे देखिए, टॉलेंस टेस्ट इज शोन बाय रिड्यूसिंग शुगर। टॉलेंस टेस्ट इज शोन बाय रिड्यूसिंग शुगर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टॉलेंस टेस्ट हमेशा कौन देता है, रिड्यूसिंग शुगर देती हैं, यानी कि जिसे हम अपचयित शर्करा कहते हैं, ये वही टॉलेंस टेस्ट देता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, लेकिन सुक्रोज में क्या होता है, ये फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये टॉलेंस टेस्ट सुक्रोज नहीं देता। आगे देखिए, इट आल्सो डज नॉट गिव फैलिंग टेस्ट। कौन, सुक्रोज। सुक्रोज क्या, फैलिंग टेस्ट भी नहीं देता। क्यों, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, और वैसे भी डियर स्टूडेंट्स एक बात है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पढ़ा होगा कि ये देखिए शिफ्ट रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट एंड बैंडिक्ट सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखिए, शिफ्ट रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस टेस्ट, बैंडिक्ट सॉल्यूशन, ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, मगर ये टेस्ट कीटोन नहीं देते। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया क्या, कि ऐसे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड जिनमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो वो ये टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट देते हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने बता दिया, ये टेस्ट भी ये देते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि अभी यहाँ पर बात हुई थी, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें रिड्यूसिंग शुगर की, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर भी होती है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होती है, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। बात कर रहे हैं व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, तो देखिए मोनोसेकेराइड्स आर पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स
विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देखो मोनोसेकेराइड्स में पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तीनों ग्रुप होते हैं आगे, और जिनको हम आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, जिनको हम आगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज नहीं करते या नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल यूनिट होती हैं, आगे ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मोनोसेकेराइड्स विद एल्डिहाइडिक ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोज, वाइल दोज विद कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोज। देखिए, ये ऐसे मोनोसेकेराइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको एल्डोज कहा जाएगा, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा उसे कीटोज कहा जाएगा। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब। ठीक है, हिंदी में सुने। देखिए, मोनोसेकेराइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, और जो जल अपघटित नहीं होते हैं, अर्थात जल अपघटन से सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। आगे, अगर इन मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड समूह है तो उसको एल्डोज कहेंगे, कीटोनिक ग्रुप है तो उसे कीटोज कहेंगे। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर। देखिए, ये हम वही बात कर रहे थे, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, ये अपचयित शर्करा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हमें समझना है। देखिए, द शुगर्स विच कैन रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। देखिए, ऐसे शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, दे कंटेन्स अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, आइदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्फा कीटोल ग्रुप, यानी कि इसमें CHO ग्रुप हो या फिर इसमें COCH2OH ग्रुप हो। ठीक है ना, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब हिंदी में सुने, देखिए, वो शर्करा जो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती है उसे अपचयित शर्करा कहते हैं। आगे, इनमें CHO समूह होता है या फिर अल्फा कीटोल यानी कि COCH2H ग्रुप होता है। एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर यानी कि अपचयित शर्करा के उदाहरण है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी के अंदर है। ठीक है, देखिए, रिड्यूसिंग शुगर्स कंटेन साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप। इस बात को जरा समझें आप। देखिए, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगी, जो भी अपचयित शर्करा होगी, उसके अंदर ये देखिए हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल ग्रुप ज़रूर होगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये जो है ये साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर भी क्या है, ये साइक्लिक रिंग है यानी चक्रीय संरचना है। ठीक है, तो होता ये है कि ये जो साइक्लिक रिंग है ये रिड्यूसिंग शुगर में ये ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमको एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप हमको ये देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं, जरा ध्यान से समझिए। देखो, अगर हम यहाँ इसकी बात को समझें, ये देखिए, ये हेमी एसिटल ग्रुप है। हेमी एसिटल ग्रुप में ये CO ये साइक्लिक रिंग है। ठीक है, होता ये है कि जो रिड्यूसिंग शुगर अपचयित शर्करा होती हैं उनमें ये साइक्लिक रिंग ओपन हो जाती है यानी खुल जाती है, जिसकी वजह से हमको फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। और जब फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा तो ये टॉलेंस और ये फेलिंग सॉल्यूशन ये टेस्ट देंगे। बोलो क्लियर? अब दूसरी बात सुने, क्या जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है तो उसमें भी ये हेमी एसिटल, ठीक है, और हेमी कीटल ये साइक्लिक रिंग होती है, मगर उनमें ये चेन ये ओपन नहीं हो पाती है। ये साइक्लिक रिंग जो है टूट नहीं पाती है, ब्रेक नहीं हो पाती है, ये ओपन नहीं हो पाती। ओपन नहीं होने की वजह से ये फ्री
एल्डिहाइड ग्रुप हमको नहीं दे पाते। कौन? नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए वो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। देखिए इसको हम और अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप इसको देखें, देखिए कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। पहले आप रिड्यूसिंग शुगर में देखें, इसमें फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है। इसमें डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। इसमें देखिए रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, इसमें लिखा है डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। इसमें एग्जांपल देखिए माल्टोस एंड लैक्टोस, इसमें एग्जांपल क्या है? सुक्रोज। तो ये बात समझ में आ गई। देखिए मैंने आपको फिर से यहाँ पर उसी चीज़ को मैं लेके आता हूँ कि इसमें हेमी एसिटल, इसमें साइक्लिक रिंग है मगर वो ओपन हो जाएगी जिसकी वजह से ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हमको देगा। और यहाँ पर क्या होगा? इसमें भी हेमी एसिटल, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग होती है मगर वो ओपन नहीं हो पाती है जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं हो पाता, इसीलिए ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंट टेस्ट नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको याद जरूर करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इंसुलिन प्रोटीन कंटेंस 51 एमिनो एसिड। इंसुलिन प्रोटीन में 51 एमिनो एसिड होते हैं। आगे, इंसुलिन इज एन एसेंशियल हार्मोन। इंसुलिन जो है हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक हार्मोन है, यानी कि इंसुलिन इज एन एसेंशियल हार्मोन। नेक्स्ट, विटामिन B12 कंटेंस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, कोबाल्ट थर्ड, एंड द नेम इज साइनोकोबालामाइन। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? तो देखिए RBC डिफिशियंसी इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में RBC की कमी हो जाती है। आगे, डिनेचरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो डिनेचरेशन से क्या होता है कि जो टर्शरी और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के वो चेंज होते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कभी चेंज नहीं होगा। किसमें? डिनेचरेशन में, हिंदी में कहते हैं विकृतीकरण। आगे देखिए, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ 1 molecule ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस 18 molecules ऑफ ATP आर कंज्यूम्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब 1 molecule ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस फिनोमिना में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो 18 molecules ऑफ ATP आर कंज्यूम्ड होते हैं, यानी कि 18 जो मोलिक्यूल्स होते हैं ATP के वो कंज्यूम्ड होते हैं। हिंदी में सुने, देखिए जब एक ग्लूकोज के अणु का प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्माण होता है तो 18 ATP मोलिक्यूल खर्च हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। यू नो, आप जानते हैं सुक्रोज एक क्या है? ये अपचायक शर्करा है, ठीक है, ये टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देता। आगे, DNA डज नॉट कंटेन यूरासिल एंड RNA डज नॉट कंटेन थायमिन। DNA में यूरासिल नहीं होता और RNA में थायमिन नहीं होता। आगे, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, आगे, 10 एमिनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 10 एमिनो एसिड, ठीक है, अपने आप बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और जो डाइट के थ्रू बाहर से जो 10 एमिनो एसिड लिए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, आगे, 4 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा ये जो 10
पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।